हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है सर्वेश क्लासेस केजीजी में। हिट द टारगेट इजी टू लर्न। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एडुटेरिया मॉडल सेट 6 के बारे में। 68 बीपीएससी को लेकर जो मैंने स्टार्ट किया है एडुटेरिया का मॉडल सेट, उसी के तहत आज हम लोग बात कर रहे हैं मॉडल सेट 6 के तहत। जैसा कि आपको पता है कि 12 फरवरी को आप लोगों का एग्जाम है और आप लोगों का एग्जाम का एडमिट कार्ड भी आ चुका है। ऐसे समय में आप लोग फटाफट एडुटेरिया का अगर 11 सेट देख कर जाते हैं तो यहाँ से आपको निश्चित ही फायदा मिलेगा। साथ ही साथ एक बात और है कि एडुटेरिया के करंट अफेयर को भी मैंने अपने चैनल पर करवा दिया हूँ, बिहार स्पेशल करंट अफेयर, और साथ ही साथ जो वार्षिकांक है वो भी। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी देख ले। इन सबों से आपको एग्जाम में बहुत सारा मदद मिलने की उम्मीद है और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों का एग्जाम अच्छा जाएगा। और आपको पता है कि एग्जाम में बहुत सारे विद्यार्थियों का जो सेंटर है वो नज़दीक दिया गया और बहुत विद्यार्थियों का सेंटर बहुत दूर 500 किलोमीटर दिया गया है, सहरसा से बेतिया, सीतामढ़ी। तो ऐसे लोग एक दिन पहले सेंटर के लिए निकल जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों हैं। आपको पता है कि सही के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा और गलत के लिए आपका 0.25 अंक काट कर लिया जाएगा। और इस बार 150 क्वेश्चन में आपको 150 प्रश्नों में सभी प्रश्नों में नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था की गई है। इसलिए सेट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप लोग इस सेट का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे ग्रिड में क्या कर रहा है आपको शो हो रहा है। आप वहां से टेलीग्राम चैनल लिंक को क्लिक कीजिए या फिर टेलीग्राम पर जाकर लिखिए सर्वेश क्लासेस केजीजी, और आपको वहां पे सबसे पहले एडुटेरिया का सेट मिल जाएगा, जो कि सिर्फ मैं ही कराता हूँ सबसे पहले फास्ट एंड फ्यूरियस स्टाइल में। और मैं पूरा डिटेल डिस्कशन के साथ कराता हूँ, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आपको अच्छा लगे तभी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लेकिन वीडियो देखिए जरूर। देखिए, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? आपको पता है कि वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34 है। और आपको पता है कि जब न्यायालय बने थे तब ऐसा नहीं था, लेकिन उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने और घटाने का अधिकार किसे है? तो सांसद को है। और अभी वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है, जो भारत के कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश है? 50वें नंबर के हैं। और ये कौन है? डी वाई चंद्रचूड़। कौन है? डी वाई चंद्रचूड़ है। तो ये भी आपका क्या है? इंपॉर्टेंट सवाल है। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? तो लोकसभा में जब भी आम बहस होगा तो कब होगा? जब द्वितीय वाचन होगा तब। क्योंकि प्रथम वाचन में क्या होता है? तो विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। और आम बहस कब होता है? तो द्वितीय वाचन में आम बहस होता है। निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है? आपको पता है कि वित्त आयोग का गठन 280 के तहत होता है, लेकिन राज्य वित्त आयोग का गठन 243 आई के तहत होता है। किसके तहत? 243 आई। और केंद्रीय वित्त आयोग का गठन, केंद्र वित्त आयोग का गठन किसके तहत होता है साथियों? तो केंद्र वित्त आयोग का गठन होता है आपको आर्टिकल 280 के तहत। आपको पता है। और अभी हमारे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है एन के सिंह। ओके, इनमें में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, सुमेलित है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आयरलैंड से, ये गलत है। राज्यसभा के सदस्यों का पद मनोनयन का सिद्धांत आयरलैंड से, लेकिन निर्वाचन कहां से? साउथ अफ्रीका से। कहां से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से लिया गया है। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से, अवशिष्ट शक्तियां कनाडा से, संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से, और राष्ट्रपति का पद भी कहां? अमेरिका से। ये सब इंपॉर्टेंट है। वरीयता अनुक्रम में छठे स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष के साथ किसे रखा गया है? तो वरीयता क्रम में पहले नंबर पर आपके कौन आते हैं? राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, और फिर लोकसभा के अध्यक्ष कितने नंबर पर आते हैं? छठे नंबर पर आते हैं। और इसके साथ आपको किसे रखा गया? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को क्या रखा गया है? लोकसभा के अध्यक्ष के साथ रखा गया भारत के मुख्य न्यायाधीश को।
आपके 1 नंबर पर कौन आते हैं? राष्ट्रपति। कौन आते हैं? राष्ट्रपति। उसके बाद आपका कौन आता है? राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बाद कौन? प्रधानमंत्री। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। प्रधानमंत्री के बाद आपके कौन आते हैं? राज्यों के राज्यपाल। कौन आते हैं? राज्यों के राज्यपाल। उसी राज्य में, अगर किसी दूसरे राज्य में चले जाएंगे तब नहीं आएंगे, अपने अपने राज्यों में। और 5वें नंबर पे भूतपूर्व राष्ट्रपति आते हैं। कौन राष्ट्रपति आते हैं 5वें नंबर पे? भूतपूर्व राष्ट्रपति। और 6ठे नंबर पर तो आपको पता ही है कि लोकसभा अध्यक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश आते हैं। और 7वें नंबर पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी कैबिनेट मंत्री आते हैं। ओके। और मुख्यमंत्री और अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष और नीति आयोग और भूतपूर्व प्रधानमंत्री और राज्यसभा और लोकसभा के विपक्ष के नेता भी किसमें आते हैं? तो 7वें नंबर पर ही आते हैं, क्योंकि उन्हें वो भी क्या रहते हैं? कैबिनेट मंत्री का दर्जा उनको भी प्राप्त रहता है। संसद के उच्च सदन में निम्नलिखित राज्यों की सीटों के सही अवरोही क्रम को चुने। तो सबसे ज्यादा सीट कहाँ है? ये तो सबको पता है कि अच्छा, राज्यसभा बोल रहा है, लोकसभा बोलता है, और राज्यसभा में जहां लोकसभा में जहां ज्यादा होगा वहीं राज्यसभा में भी ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा कहाँ है? 31 सीट कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। लेकिन महाराष्ट्र में कितना है? तो आपका महाराष्ट्र में 19 है। उसके बाद आपका तमिलनाडु में कितना है? तो 18 है। और बिहार में कितना है? 16 है। यही आपका क्या है? सबसे सटीक जवाब है। ठीक ना। उत्तर प्रदेश में 31 राज्यसभा सीट है, महाराष्ट्र में 19 है। और लोकसभा का सीट महाराष्ट्र में कितना है? 48 है। यहाँ कितना है? तो यहाँ पर 45। और यहाँ पर कितना है? 40 है। और यहाँ पर कितना है? 80 है। ये लोकसभा के सीट है। ओके। चलिए, राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम कब हुआ? राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम हुआ था कब? 3 अप्रैल 1951 को, सॉरी 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था। और पहली बार जो है क्या हुआ? स्वेच्छा से कुछ लोग ऐसे चुने गए थे जो 2 साल में अपनी सदस्यता त्यागने के लिए क्या थे? तैयार थे। तभी तो क्या आएगा? एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संस्तुति पे राष्ट्रपति करता है। और इसकी जो इसका ये जो त्याग पत्र है ये किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है त्याग पत्र। लेकिन इसका शपथ ग्रहण कौन कराता है? शपथ ग्रहण कराता है राज्यपाल। कौन कराता है? राज्यपाल शपथ दिलाता है, शपथ। लेकिन क्या है? त्याग किसको देगा? तो राष्ट्रपति को देगा। ओके। आगे देखिए क्या है? निम्नलिखित में से किसने संविधान के भाग 3 में उल्लेखित अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा है? ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। इनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल को मऊ मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने ही क्या कहा था? आर्टिकल 32 को। और इसी में आपका क्या है? 5 तरह का रीट है। कितने तरह का रीट है? 5 तरह के रीट है। ओके। चलिए, संघ का यह कर्तव्य है कि वह बाह्य आक्रमण संघ का यह कर्तव्य है कि वह क्या करे? और बड़ा कर दिए। संघ का यह कर्तव्य है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्यों की रक्षा करे। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह अनुच्छेद किस में वर्णित है? तो अनुच्छेद 355 में वर्णित है। और इसी के तहत क्या होता है? अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लग जाता है इसके उल्लंघन पर। इसके उल्लंघन पर ही क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन। भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है कि तो भारत में प्रजातंत्र किस तंत्र आधारित है? तो प्रजातंत्र मतलब क्या होता है? जनता का शासन। और जनता को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। इसी को क्या कहते हैं? प्रजातंत्र कहते हैं। ठीक है। और अब्राहम लिंकन का परिभाषा तो आप लोगों को पता ही होगा, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे भारत के राष्ट्रपति हुए जो पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए? आपको पता है कि पद पर रहते हुए हमारे तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, इन दोनों की मृत्यु किस पे रहते हुए हो गई थी? तो पद पे रहते हुए हो गई थी। और ये कब मरे थे? तो 1969 में, हमारे 69 तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। और ये आपका फखरुद्दीन अली अहमद 1977 में, 1977। ओके। आपका जवाब क्या होगा? ई होगा। ओके। चलिए साथी, लेकिन जैसे किसे राज्यपाल नियुक्त तो कर सकता है लेकिन उसे उसके पद से हटा नहीं सकता है। इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? तो इसका सही जवाब होगा आपका, देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल ही करता है, लेकिन इसे राज्यपाल हटा नहीं सकता है।
राज्य के वित्त आयोग के अध्यक्ष को इसे राज्यपाल हटा सकता है, राज्य के महाधिवक्ता को इसे भी हटा सकता है, लेकिन राज्य के निर्वाचन आयुक्त को इसे भी कौन करता है? राज्य के कौन करता है? ये दोनों की नियुक्ति राज्यपाल तो करते हैं, लेकिन इन्हें हटा नहीं सकते, इसलिए इनका सही जवाब क्या होगा? आपका ई हो जाएगा। चलिए आगे। किसी भी वित्त विधेयक को विधान परिषद अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो वित्त विधेयक को लोकसभा कितने दिनों तक? 2 माह तक। और इसी तरह आपका जो क्या है विधान परिषद है, ये भी कितने दिनों तक रोक सकता है? आपका ये अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकता है, और यहाँ पे 14 दिन नहीं है, 2 माह तक साधारण विधेयक को रोक सकता है, और वित्त विधेयक को कितने दिन तक? 14 दिनों तक रोक सकता है। का जवाब क्या होगा? आपका ये होगा। चलिए, भारत में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। एकल संक्रमणीय मत भारत में राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव में क्या किया जाता है? एकल मत संक्रमणीय मत पद्धति का प्रयोग किया जाता है, और इसके अंतर्गत मतदाता के द्वारा केवल एक मत प्राप्त किया जाता है, परंतु इसका प्रयोग वह वरीयता के रूप में करता है। जैसे कि मान लीजिए 2 है, 1 2 नंबर ऐसे चुन देंगे। 1 नंबर पर राष्ट्रपति को हम मान लीजिए द्रौपदी मुर्मू, और 2 नंबर पर यशवंत सिन्हा को भी चुन दिए, और 3 नंबर पर कोई और है तो उसे भी चुन लिए। 1 नंबर पर ज्यादा जिसको वरीयता मिलेगा वो क्या हो जाएगा? जीत जाएगा। इसी को कहते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ओके, चलिए। अब क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण ध्वनि तरंगों में विद्यमान नहीं है? तो ध्वनि तरंगों में देखिए अनुनाद है, आप ढोल बजाते हैं, प्रतिध्वनि है, हेलो कौन, प्रतिध्वनि। विवर्तन भी है, लेकिन ध्रुवन क्या है? ध्रुवन सिर्फ प्रकाश में है, प्रकाश तरंग में है। ध्वनि तरंग में क्या है? ध्रुवन नहीं है। तो और ध्रुवन किसकी रचना है? ये सिर्फ और सिर्फ अनुप्रस्थ तरंगों में होती है, जबकि ध्वनि क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग है। मोल्ड निम्न में से किसके अंतर्गत आते हैं? तो मोल्ड आपके किसके अंतर्गत आएगा? फंजाई। फंजाई मतलब कवक। कवक के अंतर्गत क्या आता है? आपका मोल जाता है। ठीक। एक डायोप्टर निम्न में से किसके बराबर होता है? एक डायोप्टर जो है क्या होता है? 1 प्रति मीटर, 1 प्रति मीटर के बराबर होता है। एक डायोप्टर किसके बराबर होता है? 1 प्रति मीटर के बराबर होता है। ठीक है। निम्न में से तापमान का एसआई इकाई कौन सी है? तापमान का एसआई इकाई कौन है? केल्विन है। कौन है? केल्विन है तापमान का एसआई इकाई। और केल्विन में कभी भी तापमान क्या होता है? माइनस नहीं होता है, सॉरी, जीरो जीरो माइनस नहीं होता है। ठीक है। मोबाइल फोन चार्जर किस प्रकार का उपकरण है? मोबाइल फोन चार्जर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, क्योंकि हम लोग जब इसको जोड़ते हैं मोबाइल फोन चार्जर को, उस समय टेम्परेचर ज्यादा रहता है, लेकिन ये क्या करता है? उस वोल्टेज को क्या करता है? कम करके मोबाइल को देता है, क्योंकि मोबाइल को कम ही वोल्टेज चाहिए, 5 वाट 65 वाट, और वहां है 250 वाट 440 वोल्ट। उसको क्या करता है? कम करने का काम करता है। और ट्रांसफार्मर का काम क्या है? वोल्टेज को बढ़ाना और घटाना। इसीलिए कहीं पर स्टेप अप लगता है और कहीं पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगता है। ये 2 प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। इनमें से गामा किरणों की प्रकृति है, तो गामा किरणों की प्रकृति कैसी है? उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति की जैसी किसकी प्रकृति है? गामा किरणों की प्रकृति है। और गामा किरणों की भेदन क्षमता क्या होती है? सर्वाधिक होती है। ठीक है। लेकिन इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है? सबसे कम। तरंग दैर्घ्य क्या रहेगा? वेवलेंथ। वेवलेंथ सबसे कम होता है किसका? गामा किरण का। ठीक है। और इसका उपयोग किसमें किया जाता है? कैंसर के इलाज में। किसमें किया जाता है? कैंसर के इलाज में किसका प्रयोग किया जाता है? गामा किरणों का प्रयोग। निम्न में से कौन जल में घुलनशील है? तो ये आपको पता है, बीसी याद रखिए। और बीसी से पता है आपको, बिहार में गाली भी होता है बीसी, तो यही गाली याद रखिए, तुम जल में क्या हो? घुलनशील हो, बीसी। विटामिन बी और सी क्या है? जल में घुलनशील है। और बाकी ए डी ई के किसमें? वसा में घुलनशील है। विद्युत संचरण हेतु उच्च वोल्ट ग्रिड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? इसमें शक्ति की हानि अधिक होती है। क्या इसमें शक्ति की हानि क्या होती है? अधिक होती है। ओके, चलिए। अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम कितना समय का अंतराल होना चाहिए? तो कम से कम 0.1 सेकेंड। देखिए, अभी तक दूरी पूछा जाता था, कितना दूरी?
17 मीटर का गैप होना चाहिए, ठीक है। तो 17 दूना 34 गया और आया, तब जाकर आपको क्या होगा, यहाँ पे आपका कान है तो आपको प्रतिध्वनि सुनाई देगा। लेकिन समय का गैप कितना होना चाहिए, मात्र 0.1 सेकेंड का गैप होना चाहिए। ध्वनि का चाल हवा में कितना है, तो 330 मीटर प्रति सेकेंड होता है ध्वनि का चाल। ओके, अब कहता है नाभिक के अलावा कोशिका के किस अंग में डीएनए होता है। नाभिक के अलावा जो है माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ आपको तारक केंद्र में भी डीएनए होता है। 1 और 3 में क्या होता है, आपका डीएनए होता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल का खोज कौन किया था, जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने किया था, ठीक है। ठीक, और डीएनए जो है हरित लवक में भी पाया जाता है, और इसका नाम क्या है, डाईऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, फुल फॉर्म, ठीक। और आपका जो कोरोना वायरस है वो कैसा वायरस है, तो आरएनए वायरस है। जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होने वाला जलीय फर्न है, जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होने वाला जलीय फर्म है एजोला। क्या है, एजोला जो है ये जैव उर्वरक के रूप में और ये क्या है, एजोला शैवाल है। क्या है, शैवाल है, तभी तो फोटोसिंथेसिस करेगा, तो इसका प्रयोग क्या करेंगे, और ये जलीय फर्न होता है। तो देखिए, इनमें से किस में फॉर्मिक अम्ल मिथोनोइक पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल आपको पाया जाता है चींटी में, बिच्छू में, मधुमक्खी में, और तो चींटी में भी पाया जाता है, मधुमक्खी में भी पाया जाता है, बिच्छू में भी पाया जाता है, तिलचट्टा में नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसको छोड़ के बाकी चींटी, मधुमक्खी और बिच्छू। और इसी की वजह से जब चींटी हमको काटता है क्या होता है, जलन होता है, किसके वजह से, फॉर्मिक अम्ल की वजह से, जिसका रासायनिक नाम क्या है, मीथेनोइक अम्ल। विभिन्न फसलों के लिए मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्व निम्नलिखित में से कौन से हैं, तो सूक्ष्म पोषक तत्व आपका कौन सा है, मैग्नीज है। क्या है, मैग्नीज। आपका मैग्नीज का जरूरत बहुत कम पड़ता है, जबकि पोटासियम का आपको पता है एनपीके डालते हैं, एनपीके, इसमें के क्या है, पोटासियम ही है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब का ज्यादा जरूरत पड़ता है पौधे के लिए, ठीक है। मैग्नीज हो गया, तांबा हो गया, जस्ता हो गया, बोरोन हो गया, क्लोरीन हो गया, निकेल हो गया, ये सब क्या है, सूक्ष्म तत्व। शोषण के किस प्रकार की दहन क्रिया का एक उदाहरण है, शोषण किस प्रकार के दहन क्रिया का एक उदाहरण है, ये मंद दहन है। क्या है, मंद दहन, धीरे धीरे दहन होता है शोषण में, और आपका क्या होता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जैसे कोशिकांक केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं, तो पादप कोशिका में केवल कौन पाया जाता है, प्लास्टिड। रसधानी या मानव कोशिका लाइसोसोम हम में भी पाया जाता है, और उसमें भी, इसी को क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली, डी डुबे ने। तारक केंद्र हम में भी पाया जाता है, और पेड़ पौधे में भी पाया जाता है, मानव कोशिका में भी, या जंतु कोशिका में भी, और पादप कोशिका में। लेकिन प्लास्टिक, इसको आप लोग हिंदी में क्या कहते हैं, रिक्तिका। क्या कहते हैं, रिक्तिका। अब रिक्तिका क्या है, रिक्तिका सिर्फ और सिर्फ पाया जाएगा किसमें, पेड़ पौधे में, क्योंकि हमारे शरीर में क्या है, सारा का सारा जो है वो बाहर निकल जाता है। क्रोमोप्लास्ट, सॉरी, ये प्लास्टिड का मतलब क्या है, ये गलत मतलब बता रहे थे, रिक्तिका ये आपका क्या है, दो प्रकार का पाया जाता है, क्रोमोप्लास्ट और साथ ही साथ क्या है, ल्यूकोप्लास्ट। रंगीन जो पौधा होता है वो किसके वजह से होता है, प्लास्टिड के वजह से ही होता है। किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा या से है, किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण जो है वो परमाणु क्रमांक है, क्योंकि वर्तमान में जो मोसले का परमाणु आवर्त सारणी है वो किस पर निर्भर है, परमाणु क्रमांक पर निर्भर है। ओके, अब कहता है उष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी रूप कौन सा या से है, उष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी फॉर्म क्या है, ग्रेफाइड है। ग्रेफाइड की संरचना कैसी होती है, तो परतदार होती है। कैसी होती है, परतदार होती है, ठीक है। और ये परतदार होने की वजह से क्या है, ग्रेफाइड से होकर विद्युत धारा का संचारण हो जाता है, ठीक। और ये कोयला है, हीरा है और फ्लोरीन है, ये सभी क्या है, कार्बन के ही अपरूप हैं। कोयला कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। निम्नलिखित में से किसका किसका पदार्थों के परिरक्षण में प्रयोग होता है, तो किसका पदार्थों के परिरक्षण में प्रयोग होता है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में प्रावैगिक किरणें सोडियम बेंजोएट एवं बेंजोइक अम्ल का क्या होता है, प्रयोग होता है। सोडियम बेंजोएट एवं बेंजोइक अम्ल का क्या होता है, प्रयोग। सोडियम क्लोराइड और बेंजोइक अम्ल क्या होगा, ई कहता है जल गैस। जल गैस किसे कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। और क्वेश्चन क्या है, सही सुमेलित नहीं है, ये आपका क्या है, सही सुमेलित है। कोल गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन को कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन को प्रोड्यूसर गैस।
सीएनजी, सीएनजी में क्या होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। आपका क्या है, ये सुमेलित नहीं है। सीएनजी ब्यूटेन और मीथेन। सीएनजी में क्या होता है, मीथेन और इथेन होता है। क्या होता है, मीथेन CH4, यानी कि मीथेन और प्लस इथेन होता है किसमें, सीएनजी में। बाकी सब आपका क्या है, बाकी सब आपका सही सुमेलित है। ओके, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है आपका, तो कहता है गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है, ये गलत है। सिरके की उपस्थिति में अम्ल बेंजोइक अम्ल बनाता है, ये क्या है, ये गलत है, ये सही है। और ये भी सही है, और ये भी आपका क्या है, सिरके में एथेनोइक अम्ल की उपस्थिति होती है, सही है। साथ ही साथ क्या है, सिरका में पर्यवेक्षक के रूप में उपयोग होता है, परिरक्षक के रूप में उपयोग होता है, सही है। और गन्ने के रस में किण्वित कर सिरका बनाया जाता है, ये भी क्या है आपका सही है। यानी कि 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 किसमें है, 1, 3 और 4 आपका ये क्या है, सही। ठीक, एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है, एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है इलेक्ट्रॉन एवं होल्स दोनों के द्वारा। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, इलेक्ट्रॉन्स एवं होल्स दोनों के द्वारा क्या होता है, विद्युत चालन होता है। प्राणियों के निम्नलिखित में से किन संवर्गों में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है, प्राणियों के किन किन संवर्गों में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है। आपको जो पता है, उभयचर और सरीसृप में क्या होता है, त्रिकोष्ठीय हृदय होता है। उभयचर और सरीसृप में कैसा हृदय होता है, त्रिकोष्ठीय। एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति क्या होगी, विद्युत शक्ति 4 गुनी बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी, 4 गुनी बढ़ जाएगी। और इसका फॉर्मूला तो आपको पता है, पी समानुपाती क्या होता है, पी समानुपाती होता है आपका VI के, क्या होता है, मतलब विद्युत शक्ति समानुपाती होता है विभवांतर और। ओके, चलिए अब अगला तो क्वेश्चन देते हैं, माता पिता का रक्त समूह। तो माता का रक्त समूह A है और पिता का भी A है, तो बच्चों का संभावित रक्त समूह आपको बताए थे किसके लिए, आपको क्या करना है, AO और AO, अभी सबको मल्टीप्लाई कर देना, A गुना A, B गुना A, उसके बाद फिर A गुना O, क्या चीज AO, और फिर O गुना O और फिर OA। ठीक है, O और OA, इस तरह से सब में O एक एक काट दीजिए, क्या बचेगा, A, खाली A होगा, B संभावित नहीं है। तो कहता है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ही आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि दोनों का A है तो B आने का कोई संभावना नहीं है। B में O आ जाएगा, O में O आ ही जाएगा, AB में तो सब आ जाएगा। ठीक ना, यानी कि आपका क्या है, संभावित नहीं है, तो आपका A संभावित नहीं है। ठीक, डीएनए में कौन सी संकरा पाई जाती है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आपका डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। वही जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्न में से किसकी बनी होती है, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन यौगिक की बनी होती है। किसकी, पेप्टिडोग्लाइकेन यौगिक की बनी होती है। एवं कबोकी की कोशिका भित्ति काइटिन की। तो यहाँ पेप्टिडोग्लाइकोन नहीं है, इसलिए क्या होगा, इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए साथियों, मजा आ रहा है आप लोगों को। निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिकीय नहीं है, अमीबा एक कोशिकीय है, जीवाणु एक कोशिकीय है, डोमोनासा क्या है, एक कोशिकीय, लेकिन कवक क्या है, एक कोशिकीय नहीं है। तो आपका सही जवाब क्या है, कवक। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, तो संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण द्रव एवं गैस में हो सकता है। किसमें हो सकता है, द्रव एवं गैस में। किसके द्वारा हो सकता है, संवहन द्वारा ऊष्मा हो सकता है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है, तो जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन। और आपको पता है कि डार्विन ने यही सिद्धांत दिया था, उत्परिवर्तन का सिद्धांत। अब उत्परिवर्तन क्या है, तो नव डार्विनवाद के अनुसार उत्परिवर्तन के द्वारा जीवों में विविधता आती है और ये परिवर्तन वंशागत होते हैं। निम्नलिखित से कौन सा एक हरित गृह गैस नहीं है, आपको बताएं कि हरित गृह गैस क्या है, आपका CO2 है, CFC है, CH4 है, लेकिन O2। ऑक्सीजन हरित गृह गैस नहीं है, ऑक्सीजन हरित गृह गैस नहीं है। इसमें आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अब CH4 है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, उसके बाद CFC भी है, और जल वाष्प है, जल वाष्प H2O वेपर। ओके, ये सब क्या है आपके, और सबसे ज्यादा तो यही है H2O वेपर, वाष्प आदि शामिल है। अब कहता है निम्नलिखित में से कौन संकुचनशील मौद्रिक नीति का उदाहरण है,
संकुचनशील मौद्रिक नीति का उदाहरण क्या है? केंद्रीय बैंक द्वारा प्रतिभूतियां बेचने से बैंकिंग प्रणाली के बाहर। तो केंद्रीय बैंक द्वारा प्रतिभूतियां बेचने से क्या है? केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को कोष प्रतिभूतियां बेचना, ये क्या है? मौद्रिक नीति का उदाहरण है। ठीक, कौन? संकुचनशील। समाजवादी न्याय तथा समानता के लिए आर्थिक विकास किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? ये आपके 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। और 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? 2002 से लेकर 2007 तक चली थी। कब तक चली थी? 2002 से लेकर 2007 तक चली थी। और इसी में क्या था? ये लक्ष्य था, क्या चीज? सामाजिक न्याय तथा समानता। पता है किस वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास एवं जलवायु परिवर्तन को जोड़ा गया? धारणीय विकास एवं जलवायु परिवर्तन को 2011-12 में जोड़ा गया था। जलवायु परिवर्तन और धारणीय विकास कब जोड़ा गया? 2011-12 में। भारतीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान करें। तो भारतीय कृषि में क्या है? वर्तमान में सिंचाई साधनों के विस्तार के कारण भारतीय कृषि मानसून पर आधारित नहीं है, ये गलत है। अभी भी मात्र 56% ही कृषि भूमि क्या है? सिंचित है, बाकी 52। बड़ी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि आती है, ये सही है। बादामी क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है, तो ये आपका क्या है? ये भी आपका सही नहीं है। बादामी क्रांति का संबंध किससे है? तो मसाला उत्पादन से। किससे है? मसाला उत्पादन से। ओके, मूंगफली उत्पादन से नहीं, किससे है? मसाला। भारत में स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ की नीति देश में पहली बार कब लागू की गई थी? SEZ की नीति पहली बार 2000 में लागू की गई थी। और पहली बार SEZ वाला कौन बना था? कंडला बंदरगाह क्या बना था? SEZ बना था। ठीक है, आइए निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रतिगामी प्रकृति का है? तो प्रतिगामी प्रकृति का कर का मतलब क्या है? कि आपका मांग पैसा बढ़ते जाएगा तो कर भी बढ़ते जाएगा। इसमें क्या है आपका? तो इसमें वस्तु एवं सेवा कर क्या है? वस्तु एवं सेवा कर कैसा कर है? प्रतिगामी कर है। ठीक ना? क्योंकि चूंकि अप्रत्यक्ष कर सभी आय समूहों को समान रूप से प्रभावित करता है, तो इसे क्या कहते हैं? प्रकृति प्रतिगामी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? अब क्या कहता है? पी आर खन्ना समिति एनपीए की रूपरेखा के परिवर्तन हेतु सुमेलित है। RB गुप्ता समिति कृषि ऋण क्षेत्र में सुधार हेतु, ये भी समिति सही है। PR नायक समिति लघु एवं मध्यम उद्योग में ऋण के लिए, ये भी सम्मिलित है। अभिजीत चंद समिति लंबी अवधि के लिए खाद्य नीति तैयार करने के लिए, ये भी क्या है? सुमेलित है। यानी जवाब क्या है आपका? ई। क्या है? ई। इनमें से किसके मध्य का संबंध फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाया जाता है? आपको फिलिप्स वक्र द्वारा किसको दर्शाया जाता है? मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी को। किसे? मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? फिलिप वक्र द्वारा दर्शाया जाता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के बारे में असत्य कथन की पहचान करें। क्या है? इस योजना के लिए 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी व्यक्ति पात्र होंगे। सही है। ओके, कि इस बीमा योजना की प्रीमियम राशि 330 रुपये पर वार्षिक है, ये भी सही है। इस योजना में जोखिम कवरेज 2 लाख रुपये है, ये भी सही है। इसकी शुरुआत 2015 से हुई, ये भी सही है। यानी कि इसमें कोई भी गलत नहीं है। आपका जवाब क्या है? ये है, कोई भी गलत असत्य कथन नहीं है। इनमें से कौन संघीय बजट 2022-23 की 4 प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है? पीएम गति शक्ति शामिल है, समावेशी विकास शामिल है, ठीक, उत्पादकता संवर्धन और निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा संस्कृति और जलवायु कार्यक्रम, ये भी शामिल है। और आपका क्या? निवेश का वित्त पोषण, ये भी शामिल है। यानी कि 1 2 3 4 सभी क्या है? शामिल है। निम्न में से किस या किन उपायों के द्वारा सरकारी घाटे में कमी की जा सकती है? इसके द्वारा सरकारी घाटे में कमी की जा सकती है। तो करों में वृद्धि अथवा व्यय में कटौती से सरकारी घाटे में कमी की जा सकती है। करों में या तो वृद्धि कर दीजिए या व्यय में क्या कीजिए? कमी कर दीजिए, तो सरकारी घाटे में कमी। देखिए, आप अपने घर में भी पैसा कैसे बचा सकते हैं? या तो खर्च कम कीजिए या कमाइए ज्यादा। निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार नवाब मुर्शीद कुली खां था। सही है, ये बिल्कुल सही है। यही भारत बंगाल का क्या था? प्रथम नवाब भी था। ओके, और कहता मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद कर दिया था, ये भी क्या है?
ये भी आपका सही है। ओके। और मुर्शीद कुली खान ने भूमि बंदोबस्त में इजरेदारी व्यवस्था आरंभ किया था, ये भी सही है। यानी आपका क्या है, 1 2 3 तीनों सही है। ओके, आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी व्यवसाय था, सॉरी वायसराय था? तो ये तो क्वेश्चन हजारों बार आ चुका है। लॉर्ड रीडिंग क्या था, भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। और इसका कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1921 से 1926 तक। 1921 से लेकर 1926 तक भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड रीडिंग, जो कि कैसा वायसराय था, यहूदी वायसराय था। यहूदियों का देश कौन है, इजराइल। निम्नलिखित संवर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, तो खेतीहर मजदूर तो भाग लिया, लेकिन साहूकार भाग नहीं लिया। शिक्षित वर्ग हल्का फल्का भाग लिए थे, ये भी नहीं के बराबर लिए थे। कृषक तो भाग लिए थे, लेकिन जमींदार भाग नहीं लिए थे। तो कौन, 2 3 और 5, 2 3 और 5 किसमें, 2 3 और 5 ये सभी आपके क्या किए थे, भाग नहीं लिए थे। किस किनके या किनके प्रयास से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? अभी हाल ही में इनका जन्म दिवस मनाया गया था, D.K. कर्वे। D.K. कर्वे, महाराष्ट्र के समाज सुधारक D.K. कर्वे के प्रयत्न से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये फर्गुसन कॉलेज के प्राध्यापक थे। इन्होंने स्वयं एक ब्राह्मण विधवा से विवाह किया और 1899 में पूना में विधवा आश्रम की क्या किया, स्थापना की। 1899 में क्या कहते, विधवा आश्रम की स्थापना किए थे। किसका, विधवा, विडो। 1935 में भारत सरकार अधिनियम की विशेषता निम्नलिखित में से कौन नहीं है? प्रांतीय स्वायत्तता, ये तो क्या है, विशेषता है। उसके बाद केंद्र एवं राज्यों, केंद्र के साथ साथ राज्यों में द्वैत शासन, यही क्या है, विशेषता नहीं है। सिर्फ केंद्र में द्वैत शासन दिया था, ठीक है। द्विसदनीय विधानमंडल सही है। एक एकल भारतीय संघ, ये भी क्या है, सही है। एलोरा एवं एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित है? एलोरा एवं एलिफेंटा का स्थल राष्ट्रकूट काल से संबंधित है, क्योंकि राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने क्या बनाया था, एलिफेंटा एलोरा की गुफाएं बनाई। बंगाल विभाजन किस तिथि को प्रभावी हुआ? देखिए, बंगाल विभाजन किस तिथि को प्रभावित हुआ, 16 अक्टूबर को प्रभावित हुआ था, ठीक है। 7 अगस्त को आपको बंगाल विभाजन होगा इसका घोषणा कर दिया था। इसी वजह से 7 अगस्त क्या किया गया था, बंग भंग के विरोध में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो गया था, ठीक। राजा महेंद्र प्रताप ने किस वर्ष काबुल अफगानिस्तान में भारत की प्रथम सरकार का गठन किया था? तो ये कब किया था, 1915 में। राजा महेंद्र प्रताप ने कब किया था, 1915 में काबुल में क्या किया था आपका, प्रथम सरकार का। किस चंदेल राजा ने महमूद गजनबी का मना किया था, मामना किया था, मतलब कौन था जो महमूद गजनबी को क्या किया था, मामला किया था? तो चंदेल शासक विद्याधर पर महमूद गजनबी का आक्रमण किया, परंतु वह विद्याधर को निर्णायक रूप से पराजित नहीं कर सका था। दोनों संधि हो गई, क्या हो गया, दोनों में संधि होगी। कौन सी, विद्याधर और महमूद गजनबी में। और भीम द्वितीय तो इसको हराया भी था। दिसंबर 1906 में ढाका में गठित मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ढाका में गठित मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, आगा खां थे। लेकिन मुस्लिम लीग को सैमुल्ला खां और आगा खां के दिमाग की ही उपज मानी जाती है। और 1 अक्टूबर 1906 के आगा खां के नेतृत्व मुस्लिम लीग का एक्सिस मंडल तत्कालीन वायसराय किससे मिला था, मिंटो से मिला था। और मिंटो ही ने ही से क्या किया था, और संस्थापक में कौन था, ये बंगाल का नवाब था, समी उल्ला खां। ये भी संस्थापक सदस्यों में एक था। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था 1901 में। कुछ समय के लिए आए थे भारत, तो भाग लिए, चुपचाप कोना में बैठे हुए थे, सुन लिए और चले गए, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो इसकी अध्यक्षता बाचा किया था, कोई बाचा नाम का व्यक्ति था, बाचा लगा तो उसके नाम दिनेश बाचा शायद। महात्मा गांधी सर्वप्रथम 1921 में कांग्रेस के 70वें अधिवेशन में कलकत्ता में शामिल, जबकि गांधी जी मात्र एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किसने किया था? तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस दोनों ने मिलकर कब किया था, 1928 में किया था, ठीक है। कब किया था, 1928 में, ओके। और इसका मांग क्या था, तो डोमिनियन स्टेट की जगह पर पूर्ण स्वराज का मांग था। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। साइमन कमीशन रिपोर्ट, साइमन कमीशन रिपोर्ट कब आया था, मार्च 1930 में। कब आया? पूना समझौता कब हुआ था, सितंबर 1932, सितंबर 1932 में।
दिल्ली समझौता कब हुआ था? तो दिल्ली समझौता का ही दूसरा नाम है गांधी इरविन समझौता। कब हुआ था? 1931। और सांप्रदायिक पंचांड कब आया था? तो ये सितंबर में हुआ था और ये अगस्त में आया था 1932। एक नंबर में आपका क्या होगा? साइमन कमीशन। उसके बाद क्या होगा? दिल्ली समझौता। और उसके बाद आपका सांप्रदायिक पंचांड। 1-4-3-2, 1-4-3-2, 1-4-3-2, 1-4-3-2 ना आपका कहाँ? यहाँ। ओके। सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना 21 अक्टूबर 1943 को की गई थी। कब की गई थी? 21 अक्टूबर 1943 को। कहाँ किया गया था? सिंगापुर में किया गया था। ठीक है। और ए पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक की लेखक कौन है? ए पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक के लेखक है ई एम फोस्टर। कौन है? ई एम फोस्टर। ए पैसेज टू इंडिया। पाइका विद्रोह के नायक कौन थे? तो पाइका विद्रोह के नायक थे बक्सी जगबंधु। कौन थे? बक्सी जगबंधु थे पाइका विद्रोह के नायक। और ये विद्रोह कब हुआ था? 1817 से लेकर 1825 तक हुआ था। और पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी की शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। कहाँ हुआ था? उड़ीसा में। नेता कौन थे? बक्सी जगबंधु। ओके। चलिए, महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत की सामग्री घोषित किया गया? महारानी विक्टोरिया का 1877 में क्या किया गया? भारत की सामग्री घोषित किया गया। ओके। और इस समय कौन थे? लॉर्ड लिटन था भारत का वायसराय। कौन था? लॉर्ड लिटन। ओके। भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिटन था, जो कि आपका क्या लाया था? वर्नाकुलर प्रेस है। गांधी इरविन समझौते में किस नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? गांधी इरविन समझौते में तेज बहादुर शत्रु एवं एम आर जयकर ने क्या किया? महत्वपूर्ण। तेज बहादुर शत्रु एवं जयकर, ये इस तो इसका क्या था? इरविन से बहुत बनता था इन दोनों। भाई क्या किया? गांधी जी को पटाने के लिए आया था और पटा के ले गया। सप्रू समिति का गठन किस लिए किया गया था? तो सप्रू समिति का तेज बहादुर सप्रू समिति का गठन 1934 में लॉर्ड वेलिंगटन द्वारा सप्रू समिति का गठन बेरोजगारी की समस्या के लिए किया गया था। किसके द्वारा? 1934 में लॉर्ड वेलिंगटन। इस समिति के द्वारा मध्यम वर्गीय बेरोजगारी की जांच कर रिपोर्ट 1935 में सरकार को। किस लिए किया गया था? बेरोजगारों की समीक्षा के लिए किया गया था। कब किया गया था सप्रू समिति का गठन? 1934 में किया गया था लॉर्ड वेलिंगटन के द्वारा। वायसराय कौन था? लॉर्ड वेलिंगटन। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? भारत छोड़ो दौरान के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके पटना के बांकीपुर जेल में रखा गया था। और कब गिरफ्तार किया गया था? 9 अगस्त 1947, सॉरी 1942 को, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है। चलिए, किस किस जैन साधु को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी थी? तो जगत गुरु की उपाधि किसे दी थी? हर विजय सूरी को अकबर ने क्या किया था? जगत गुरु की उपाधि दी थी। किसे? हर विजय सूरी को जगत। और जिन चंद्र सूरी को युग प्रधान की, जैन चंद्र सूरी को किसको? युग प्रधान की उपाधि दी थी। 1882 में अकबर ने जैन सिद्धांतों को समझने के लिए जैन आचार्यों से संपर्क किया। अकबर की रुचि सभी धर्मों में थी। निम्नलिखित में से किस सूफी संत को महबूब इलाही के नाम से जाना जाता है? तो महबूब इलाही के नाम से किसे जाना जाता है? शेख निजामुद्दीन औलिया, जिनका दरगाह कहाँ है? दिल्ली में है। और ये अमीर खुसरो के क्या थे? गुरु थे। कौन? शेख निजामुद्दीन औलिया। और यही बोले थे कि अभी दिल्ली दूर है। ठीक है। इन्होंने 7 सुल्तानों का काल देखा था। इन्होंने किसी भी राजकीय पराश्रय को स्वीकार नहीं किया। अलाउद्दीन खिलजी से मिलने से भी इनकार कर दिया। इनमें से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? सुमेलित जोड़ा कौन सा नहीं है? तो आपका देखिए, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1530 में। यही आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच में कब हुआ था? 1528 में हुआ था। ठीक है। घाघरा का युद्ध 1529 में, पानीपत का 26 में, और खानवा का 27 में। 30 में तो क्या हुआ था? बाबर की मृत्यु हो गई थी। तो 30 में बाबर ने कोई युद्ध लड़ा ही नहीं था। तो यही क्या है? गलती। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? दिल्ली सल्तनत पे सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला वंश था आपका कौन? लोधी वंश। और सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश था आपका खिलजी वंश। कौन था? खिलजी वंश। गयासुद्दीन खिलजी से स्टार्ट हुआ और मुबारक शाह खिलजी पर क्या हो गया? अंत हो गया। और खिलजी वंश का शासन काल कब से कब तक था? 1290 से 1320। कब तक था? 1290 से लेकर 1320 तक। और सबसे ज्यादा समय तक कौन रहा था? तुगलक वंश। और शासक में सबसे ज्यादा समय तक कौन सा? बहलोल लोधी।
बहलोल लोदी। और वंश में सबसे ज्यादा समय तक तुगलक वंश। और कब से कब तक रहा था साथियों तुगलक वंश? 1320 से लेकर 1414 तक। 1320 से 1414 ईस्वी तक कौन रहा था आपका तुगलक वंश। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो देखिए, जिस समय मुगल मोहम्मद शाह रंगीला भारत का क्या था, बादशाह था, उसी समय किसकी, नादिर शाह का आक्रमण हो गया था। और नादिर शाह के आक्रमण पर का कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला, जिसका मूल नाम क्या था? रोशन अख्तर था, ठीक है। और 1719 से लेकर 1848 ईस्वी तक रहा था। और इसी के शासनकाल में 1739 में क्या हुआ था? 1739 में। और पूरा वीडियो पड़ा हुआ है 1739 में, पूरा वीडियो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है। तलतकालीन किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था? फिरोज शाह तुगलक जो था, ये ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला पहला। एक्चुअली में इसकी माता क्या थी? हिंदू थी, और पिता मुस्लिम था। और जब ये राजा बना तो इसे लगा कि कहीं लोग ये न समझे ये हिंदू का बेटा है, इसलिए क्या करता है कुछ, इसलिए किस क्या किया इसने? ब्राह्मणों पर। और जजिया कर क्या था? तो इस्लाम धर्म नहीं अपनाने के वजह से गैर हिंदू मुस्लिमों से लिया जाने वाला एक क्या था? कर था। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है? ये आपका आर्ध ऐतिहासिक युग से संबंधित है, क्योंकि इसके पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन लिखित साक्ष्य पढ़े नहीं गए हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए 4 विभिन्न बौद्ध संगीतियों को आयोजित करवाने वाले शासकों का सही कर्म चुने। तो सबसे पहला हुआ था अजात शत्रु के शासनकाल में। उसके बाद कौन आएगा? कालाशोक आएगा। और उसके बाद अशोक और कनिष्क। तो यही आपका क्या है? सही है, अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। ओके। अजात शत्रु शासन काल में 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कालाशोक के शासन काल में 383 ईस्वी पूर्व में, अशोक के शासन काल में 350 ईस्वी पूर्व में, और कनिष्क के शासन काल में ईस्वी के प्रथम शताब्दी में हुआ था। चलिए आगे कहता है, अगला सवाल है, किसके शासन काल में सबसे अंतिम बौद्ध संगति हुई थी? क्या कुषाण वंशीय शासक कनिष्क के दरबार में चरक और वसुमित्र, नागा अर्जुन एवं मासु घोष जैसे विद्वान किसके शासन काल में रहते थे? तो कनिष्क के शासन काल में रहते थे। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? होलसाल वंश, होलसाल वंश विष्णुवर्धन क्या है? सही है। हुर्ण वंश तोरामन, गुर्जर प्रतिहार नागभट्ट प्रथम, कुषाण कुजल खडफिसस, ये सभी क्या है? होलसाल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन, हुर्ण वंश के तोरामन, गुर्जर प्रतिहार के नागभट्ट प्रथम, और कुषाण का कुजल सभी क्या है? सुमेलित है। अशोक के किस शिलालेख पर पशु बलि की निंदा की गई है? अशोक के प्रथम शिलालेख पर क्या किया गया है? पशु बलि का निंदा किया गया है, अशोक के प्रथम। और द्वितीय शिलालेख पर पशु एवं मानव चिकित्सा की व्यवस्था और चोल पंड पुत्र और केर पुत्र चेर की चर्चा है। और तृतीय शिलालेख में युक्त रज्जु एवं प्रादेशिक को हर 5वें वर्ष राज्य का दौरा करने का निर्देश। और 5वें शिलालेख में धर्म महामात्रों की क्या है? नियुक्ति। सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? तो सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। ओके। निम्न से किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा से हटाकर वैशाली स्थापित कर ली थी? तो पाटलिपुत्रा से हटाकर वैशाली स्थापित कर लिया था कौन? शिशुनाग। जो किस वंश का संस्थापक था? शिशुनाग वंश का संस्थापक था कौन? शिशुनाग। ओके। आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर एवं शून्य विदेशी सहायता किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य घोषित किया गया था? आत्मनिर्भर एवं शून्य विदेशी सहायता प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य घोषित किया गया था। आत्मनिर्भर और स्वयं शून्य विदेशी सहायता। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो 6 अप्रैल 1948 को। कब घोषित किया गया था? 6 अप्रैल। और इस समय कौन थे हमारे उद्योग मंत्री? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? तो मुद्रा ब्याज दर कम करना क्या है? ब्याज दर कम करने से मुद्रास्फीति पर नियंत्रण स्थापित नहीं होगा, इससे मुद्रास्फीति बढ़ ही जाएगा। ब्याज कम होगा तो आदमी ज्यादा कर्जा लेगा। निम्नलिखित भारतीय वित्तीय संस्थाओं को उनकी स्थापना के कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में क्या कीजिए? सजाइए। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड BIFR, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1987 में हुई। ओके। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI की स्थापना कब हुई? 1948 में हुई। ओके। उसके बाद कहता है आपका क्या चीज? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी। तो सिडबी की स्थापना कब हुई? तो सिडबी की स्थापना हुई 1990 में। कब हुई? 1990 में हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। ओके।
उसके बाद आपका क्या है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI, इसकी स्थापना कब हुई, 1964 में। तो आप लोग सजाइए, सबसे पहले क्यों आएगा, दो, तो दो सबसे पहले दो गो में है, उसके बाद दो के बाद क्या आएगा, चार, दो के बाद चार, तो दोनों में दो के बाद चार है, देखिए कंफ्यूजन, BPSC है भैया। और उसके बाद तब कौन आएगा, दो के बाद चार, चार के बाद तब एक आएगा, चार के बाद एक, चार के बाद एक यहाँ है, तो ये आपका क्या है, सही जवाब है बी। एकदम पूरा आपको ध्यान रखना होगा साथियों। चलिए, निम्न में से किसे GST वस्तु एवं सेवा कर के दायरे से बाहर रखा गया है। GST से बाहर पेट्रोलियम, बिजली एवं मानव उपभोग के लिए अल्कोहल को GST के दायरे से बाहर रखा गया। अल्कोहल भी GST से बाहर, पेट्रोलियम उत्पाद भी और बिजली भी क्या है, GST से बाहर है। तो क्या होगा, ये किसी एक वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का बजट घाटा क्या प्रदर्शित करता है। तो बजट घाटा वह धनराशि जो केंद्रीय बैंक से सरकार को उधार लेनी पड़ती है, वही क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ओके, चलिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध भुगतान संतुलन के संदर्भ में पूंजी खाता से नहीं है। इस किसका संबंध नहीं है, सेवाओं का संबंध नहीं है, भुगतान संतुलन के संदर्भ में पूंजी खाता से नहीं है, किसका, सेवाओं का। पता है, सार्वभौमिक लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप नामक रिपोर्ट का प्रकाशन किस वैश्विक संस्था द्वारा किया जाता है। ये किस वैश्विक संस्था द्वारा किया जाता है साथियों, विश्व आर्थिक मंच WEF के द्वारा, किसके द्वारा, WEF के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा सार्वभौमिक लैंगिक अंतराल सूचकांक का निम्न में से कौन कौन सा मरुस्थल अफ्रीका महादेश से संबंधित नहीं है। तो सहारा अफ्रीका में है, कालाहारी भी अफ्रीका में, मोजेब कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में है, मोजेब उत्तरी अमेरिका में है, और आपका क्या है, यही आपका सही है। और सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा क्या है आपका, सूक्ष्म मरुस्थल है। सूची एक का मिलान सूची दो से मिलाई और नीचे दिए गए कोट। एस्किमो जनजाति, एस्किमो जनजाति आपको कहाँ है साथियों, एस्किमो कहाँ है आपका, उत्तरी अमेरिका में, ग्रीनलैंड के पास आपका क्या पाया जाता है, एस्किमो पाया जाता है। उसके बाद मोआरी, तो मोआरी कहाँ है जनजाति, ये न्यूजीलैंड में है मोआरी। बुशमैन जनजाति कहाँ है, कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल कहाँ है, अफ्रीका में। और उसके बाद सेमांग जनजाति कहाँ है, तो सेमांग है आपका मलेशिया में, सेमांग कहाँ है, मलेशिया में। इस तरह से एक का क्या है, दो, दो का चार, तीन का तीन, और इसका क्या है, सही जवाब डी है। ओके, चलिए साथियों आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि इंग्लिश चैनल व उत्तर सागर को आपस में जोड़ती है। तो इंग्लिश चैनल और उत्तर सागर को आपस में जोड़ती है कौन सी संधि, डोबर जल संधि। कौन सी संधि, डोबर जल संधि जोड़ती है। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन है, बोरिंग जल संधि। ओके, चलिए, निम्न में से किस जिले में बूढ़ी गंडक नदी की लंबाई सबसे अधिक है। तो बूढ़ी गंडक की लंबाई सबसे अधिक कहाँ है, तो जहां से ये निकलता है और जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, उस जिले का नाम क्या है, पश्चिम चंपारण। चलिए, निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा रेखा की लंबाई पश्चिम बंगाल से सबसे कम स्पर्श करती है। तो सबसे कम स्पर्श करेगा यहाँ पर पूर्णिया का, बांका का तो स्पर्श ही नहीं करता है, इसको इस पे हमको जाना ही नहीं है। जो स्पर्श करता है, तीन जिला करता है स्पर्श, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया, और इसमें सबसे कम किसका स्पर्श करता है, पूर्णिया का स्पर्श। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पायराइट पाए जाते हैं। तो सब सर्वाधिक पायराइट में नंबर वन कौन है आपका, अपना प्यारा बिहार है, पायराइट उत्पादन में नंबर वन। लोहा और गंधक का यौगिक भी पाया जाता है। मूर्खों का सोना, पायराइट को क्या कहा जाता है, फॉल्स गोल्ड भी कहते हैं, लगभग 95%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है। सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है, गोपालगंज का। कितना है, 1021 है। ओके, सबसे कम लिंगानुपात किसका है, मुंगेर जिले का है, कितना है, 876। ओके, निम्न में से किस जिले में गंगा नदी की लंबाई सबसे कम है। अभी तक सबसे ज्यादा पूछा जाता था, तो सबसे ज्यादा कहाँ का है आपका, पटना का, लेकिन सबसे कम पूछा गया था, सबसे कम कहाँ है, समस्तीपुर जिले में है। पालकोंडा पर्वत निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है। तो पालकोंडा किस राज्य में अवस्थित है, आंध्र प्रदेश में अवस्थित है और पूर्वी घाट का भाग है। कोलदाम परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है। तो कोलदाम परियोजना सतलज नदी पर स्थित है।
पे स्थित है, सतलज नदी पे स्थित है, कोलदाम परियोजना। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, शून्य रेखा कहलाती है, शून्य रेखा त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की रेखा क्या कहलाती है? शून्य रेखा कहलाती है। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की रेखा क्या कहलाती है? शून्य रेखा। ओके, निम्न में से किन राज्यों से होकर भारतीय मानक समय या युगांक है? तो इसको आप लोग ऐसे, आंधी में छतुरा ट्रिक है। और किससे गुजरता है आपका ये तो मानक समय रेखा? नहीं गुजरती है। उत्तर प्रदेश से गुजरता है, मध्य प्रदेश से गुजरता है, उड़ीसा से गुजरता है, झारखंड से नहीं गुजरता है। सही जवाब क्या है आपका? झारखंड से नहीं गुजरता है। और आपको पता है आंधी में छतुरा, तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और 3 राज्यों से यहाँ दिया है। टोटल कितने राज्यों से गुजरता है? 5 राज्यों से। 3 राज्य दिया है, 2 राज्य और आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, 5 राज्यों से। गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा किसे क्या है? तो ये सभी क्या है? पछुआ पवन है। क्या है? ये सभी पछुआ पवन के विभिन्न नाम है। ओके, शक्तिशाली पछुआ पवन को उनकी तीव्रता के कारण दक्षिणी गोलार्ध में गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा कहते हैं। कहाँ कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध में। ये पृथ्वी है तो इसके नीचे ये दक्षिणी गोलार्ध में कहा जाता है। समझे साथियों? और ये पवने दक्षिणी गोलार्ध में आमतौर पर 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच चलती है। और ये पवने उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता के कारण अधिक जटिल हो जाती है। चलिए अगला सवाल है साथियों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी किस भाग में स्थित है? सबसे ऊंची चोटी का नाम है सेंडल पीक। और ये कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अंडमान में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान में। क्या नाम है? सेडल पीक। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 732 मीटर। 732। ठीक है, कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान में स्थित है। ओके, कहता है भारत का पहला सामुदायिक संग्रहालय निम्नलिखित में से कहाँ खोला गया था? भारत का पहला सामुदायिक संग्रहालय लेह में खोला गया। लेह लद्दाख में खोला गया पहला सामुदायिक संग्रहालय। कहता है भारत के स्वदेशी रूप से विकसित पहले कृत्रिम घुटना कदम की शुरुआत किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने की है? ये कौन? क्या? आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने किया है। निम्न में से किस देश के द्वारा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलेना सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था? हेलेना किसके द्वारा? भारत के द्वारा। एंटी टैंक मिसाइल क्या है? हेलेना किसके द्वारा? भारत के द्वारा किया गया है। ओके, कहता है प्रधानमंत्री संग्रहालय के आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदार कौन बना है? तो ये कौन बना है? पेटीएम। आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदार कौन बना है? पेटीएम। करो। वर्ष 2022-24 के लिए एशियाई चुनाव प्राधिकरणों का संघ के नए अध्यक्ष रूप में किसे चुना गया है? तो ये किसे चुना गया है? ये चुना गया भारत को। किसे चुना गया है? भारत को चुना गया है। मनीला फिलीपींस में कार्यकारी बोर्ड और महासभा की आयोजित बैठक के लिए किसे चुना गया? भारत। निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? तो पहला एशियाई देश कौन बन गया? दक्षिण कोरिया बन गया। भारत भी इसमें शामिल होने ही वाला है, शायद हो ही जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा शैली ऐप लॉन्च किया गया है? शैली ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? केरल के द्वारा। किसके द्वारा? शैली ऐप। शैली ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? केरल के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये क्या करता है? तो केंद्र केरल लाइफ स्टाइल बीमारियों को नियंत्रित करने के और निदान करने में सहायता। फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? तो फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के रचनाकार है किरण बेदी। कौन है? किरण बेदी फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के रचनाकार है। और पांडुचेरी में राज्यपाल के दौरान इन्होंने ये पुस्तक लिखी। चलिए आगे कहता है अगला सवाल क्या है साथियों? गया है निम्नलिखित में से किस संगठन के प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर विश्व का पहला कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर प्रशुल्क लगाने की घोषणा की गई है? ये कहाँ घोषणा किया गया है? यूरोपीय संघ में। कहाँ किया है घोषणा साथियों? यूरोपीय संघ में। विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे पर किया गया? विंग्स इंडिया का बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में। विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन बार्सिलोना में किया गया। कहाँ किया गया? बार्सिलोना। बार्सिलोना अर्जेंटीना में। कहाँ है?
स्पेन में है बार्सिलोना क्लब क्या, ब्यूनस आयर्स है अर्जेंटीना। विल्टजमैन पदक 2022 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, तो पहले भारतीय कौन बन गए हैं साथियों, ये बन गए दीपक धर। कौन बन गए, दीपक धर बन गए हैं विल्ट मेन पदक 2022 में। निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा 121वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया? तो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, आयोजन भारत के द्वारा किया गया, भारत के द्वारा। किस यूरोपीय देश के ने कोरोना को गंभीर बीमारी की श्रेणी से बाहर रखने का फैसला किया है? ये यूरोपीय देश है डेनमार्क। कौन है, डेनमार्क। इसको लगता है कोरोना का ज्यादा आतंक नहीं बना होगा इसको। कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस मंदिर को विश्व विरासत में शामिल किया गया? होलसाइल मंदिर को। किससे शामिल किया गया? होलसाइल मंदिर को। और इसे कौन बनाया था? तो कर्नाटक के बेलूर में होलबिल और सोनासपुरम होलसाइल मंदिर को। कौन सा देश भारत के यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बन गया? तो नेपाल। कौन सा देश बन गया भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश? नेपाल। और एक 31वीं दक्षिण पूर्वी एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश द्वारा किया गया है? तो वियतनाम द्वारा। किसके द्वारा किया गया? वियतनाम के द्वारा किया गया है। ओके, आगे देखिए साथियों, कहता है ऊंट संरक्षण एवं विकास नीति किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ऊंट संरक्षण ये कहाँ होगा? राजस्थान द्वारा। भारत के किस खिलाड़ी को लोरियस स्पोर्ट अवार्ड के लिए नामित किया गया? तो लोरियस स्पोर्ट अवार्ड के लिए किसे नामित किया गया? नीरज चोपड़ा को। भाला फेंक जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी, गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपिक में और डायमंड प्लेयर। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने अपने सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा 2025 तक की है? बेल्जियम ने। इसने क्या है? बेल्जियम ने क्या है, बोला हम अपना सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्र क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। नीति आयोग द्वारा जारी चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019-20 में समग्र सूची में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो शीर्ष स्थान पर कौन रहा साथियों? केरल। कौन रहा? केरल। पता है जुलजाना उपग्रह लॉन्चर हाल ही में काफी खबरों में थी, यह किस देश से संबंधित है? जुलजाना ये किस देश से संबंधित है? ईरान से संबंधित है जुलजाना। 2 ईंधन वाला रॉकेट है, ठीक ना। जुलजाना 25.5 मीटर लंबा ईरानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। या 20 किलोग्राम के उपग्रह को पृथ्वी से 500 किलोमीटर ऊपर कक्षा में ले जाने में क्या है सक्षम? वर्ष 2020-21 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर कितनी थी? तो बिहार की प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर 46.3 हजार रुपए थी। 46.3 हजार रुपए थी। ओके, बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की वृद्धि दर 2020-21 में कितनी थी? ये थी आपकी 2.50%। 2.50%। ओके, स्थिर कीमतों पर वर्ष 2021-22 में कृषि और संबंध क्षेत्र की समझता मूल्य संवर्धन की वार्षिक वृद्धि दर है। ये वार्षिक वृद्धि दर कितना है? 3.9%। 3.9%। तथा वन आवरण के क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही बिहार के मुख्य जिलों का अवरोही क्रम में, तो अवरोही क्रम में सबसे ज्यादा कहाँ है? कैमूर में है। कैमूर के बाद आपका कहाँ है? कैमूर के बाद है पश्चिम चंपारण। कैमूर और पश्चिम चंपारण, और पश्चिम चंपारण के बाद क्या है? रोहतास, और रोहतास के बाद जमुई। तो आपका सही जवाब क्या है? कैमूर, पश्चिम चंपारण, रोहतास और जमुई। कैमूर में 1051 वर्ग किलोमीटर, पश्चिम चंपारण में 903, रोहतास में 659 और जमुई में 661। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? तो ये आपका कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ है मैंग्रोव वन? जो समुद्री और जलीय, जो समुद्री और नदी जल के संगम पर होता है। ओके, अगस्त 2022 में भारत के किस देश के साथ एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने में सहयोग पर 2 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये किसके साथ किया है? मॉरिशस के साथ। किसके साथ किया है? मॉरिशस के साथ। ओके, काठमांडू में आयोजित सेफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश ने पहली बार जीता? ये कौन जीता? बांग्लादेश ने पहली बार जीता। ओके, अब देखिए एक संख्या को 342 से भाग करने पर शेषफल 47 मिलता है। यदि उसी संख्या को 19 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या मिलेगा? ठीक ना, तो कितने से भाग करने पर? तो आपको पता है भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल जोड़ शेष।
माना शेष फल क्या एक्स, तो संख्या 342 गुना एक्स प्लस 47, अब 19 से भाग देने पर, तो इस तरह से हल करेंगे तो अभिष्ट शेष फल कितना आएगा, 9 आएगा। या आप लोग क्या कीजिए, 47 से 19 से भाग कर दीजिए, 19 का 19, 19 दूनी 38, 47 19 का 19, 19 दूनी 38, तो कितना बचेगा 9। इस तरह से जवाब आपका कितना शेष बचेगा, 9 बचेगा। ठीक ना, शॉर्ट ट्रिक ही है आपका जो शेष है। अनुक्रमांक 2, 3, 6, 18 और वाट 1944 में कौन लुप्त संख्या है, तो आपको इसमें लुप्त खोजना है। ये क्या है, तो ये देखिए 2 गुना 3 तो 6, 3 18, 18 78 से 78 कितना होता है, से तो कितना हो जाएगा 108, और 108 गुना 18 करेंगे तो इतना आ जाएगा। ओके, 10 और 250 के बीच 4 के गुणजों की संख्या कितनी है, 10 और 250 के बीच, तो पहला गुणज कौन है 4 का 12, और 250 तो लगेगा नहीं, तो इससे पहले क्या लगेगा 248। तो आपको Tn पता है, ए पता है, फॉर्मूला लगा दीजिए, ए प्लस n माइनस 1 इंटू टी। अब आपका इसका मान तो पता है 248, और फार्मूला पर जब आप बैठाइएगा तो आपका सही जवाब कितना आएगा, n बराबर 60, कितना आ जाएगा, n बराबर 60। एडुटेरिया टीम में 30 मेंटर है, यदि सभी एक दूसरे के हाथ मिलाते हैं तो कितने हाथ मिलाना संभव होगा। देखिए कितना है, 30 है, तो 30 आदमी है तो कितना हाथ मिलाएगा, तो 30 30C2 लिखिएगा, 30C2। अब यहाँ पे तो 30 हो जाएगा, 30 इंटू 29 बटे यहाँ पर C2 है तो 2 इंटू 1, इन दोनों को गुना करके आप लोग 2 से भाग कीजिएगा, कितना होगा 435। कितना होगा 30C2 तो 435, 435 कितना हो जाएगा 435। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बिहार के एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। दो बस स्टेशन एक्स और वाई के बीच की दूरी 778 किलोमीटर, एक बस एक्स से वाई की यात्रा 44 किलोमीटर प्रति घंटा से कर रहा है और कर रहती है, और दूसरा बस कितने से 66 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक्स पर वापस आती है। पूरी यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत गति कितनी है, तो औसत गति निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका फार्मूला पता है, एक्स इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई, 2 इंटू एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई कर दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा। या फिर आप दोनों का चाल निकाल के, क्या निकाल के, कुल समय निकाल कर उसमें टोटल समय से अभिष्ट औसत गति कुल दूरी बटे कुल समय करके आप लोग क्या कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, लेकिन वो लंबा प्रोसेस है। आपका है 62.7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, अतः मनीष ने एक परीक्षा में अधिकतम अंकों का 30% प्राप्त किया और 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। कितना प्राप्त किया, 30% प्राप्त किया और 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया। ठीक, हालांकि संजीत जिन्होंने एक ही परीक्षा में 4 अंक की प्राप्त किए ने कुल अंकों को 40% प्राप्त किया। कितना अंक प्राप्त किया, और कुल अंकों का कितना प्राप्त किया, 40% प्राप्त किया। कितना अंक प्राप्त किया पता नहीं, वहां लिखा हुआ नहीं, 40%, और अंकों 40% प्राप्त किया और उत्तीर्ण अंकों से 15 अंक अधिक, मतलब 40% लाया, 40%, तो 15 अंक ज्यादा आ गया, 15 अंक प्लस। तो परसेंटेज में कितना अंक अंतर है, 10 का। नंबर में कितना का अंतर है, 25, 10 10 20 25 का। 10% बराबर कितना है 25, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 250। पता है परीक्षा में उत्तीर्ण अंक क्या थे, तो पास करने के लिए कितना चाहिए आपको, 30% ले आइए, 250 का 30% कितना होगा, 25 या 75 प्लस 10 जोड़ दीजिए, 75 10 कितना हो जाएगा 85, कितना हो जाएगा 85। 15, 28, 20 और 38 में क्या घटाया जाए ताकि शेष संख्या समानुपाती हो सके। इसमें क्या घटाया जाए कि ये संख्याएं क्या हो जाए, समानुपाती। समानुपाती मतलब क्या होता है, आप इसको कर सकते हैं 15 माइनस एक्स बटे 28 माइनस एक्स बराबर 30 माइनस एक्स बटे 38 माइनस एक्स। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग चेक कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग ऑप्शन से चेक करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है, उसके द्वारा अंकित मूल्य पर 10% छूट दिए जाते हैं, दुकानदार के लाभ यहाँ। देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, क्रय मूल्य से 10% अधिक है, तो मान लीजिए क्रय मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य कितना है 110 है। अब इस पे 10% छूट दिया गया है, 10% छूट दिया गया तो क्या किया गया,
11 रुपया छूट दिया गया, 110 रुपया दाम था, 11 रुपया छूट दे दिया तो कितना बचा आपका, कितने में बिका, 99 रुपया में बिका, यानी कि 1 रुपया का क्या हो गया, हानि ही हो गया। क्या हो गया, 1 रुपया का हानि हो गया साथियों। 16,000 रुपये पर 2 वर्ष 4 महीने के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि वृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है। 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का आपको फॉर्मूला पता है, या CI बराबर, नहीं तो आप क्या कीजिए, पी ए बराबर क्या होता है, P इंटू 1+R/100 पे पावर n, तो ये फॉर्मूला लगाइए, थोड़ा लंबा हो जाएगा, या इसको आप ब्रिक्स टेल से भी कर सकते हैं, लेकिन ये सवाल ही लंबा है। अब एक व्यापार व्यापार में ये क्या है, और बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, आप लोग देखते हैं नहीं, समय बर्बाद। एक व्यापार ए रुपया में 7600 का निवेश करता है, कुछ माह पश्चात उसे बी रुपया में 5700 के साथ जोड़ता है, वर्ष के अंत में कुल लाभ को 2.1 अनुपात में बांटता है, बी को कितना रुपया मिलेगा, तो देखिए 2:1 में बांटेगा, ठीक है, और बांटेगा कैसे, 76,000, 3 जीरो छोड़ दीजिए ना, 57, और यहाँ पर क्या है 76 गुना 12 महीने के लिए लगाया, और ये x महीने के लिए क्या होगा, 16/x आ जाएगा काट कूट के, और ये 2:1 में है, तो ये कितना महीना होगा, 8 महीने के लिए, कितने महीने के लिए लगाता है, 8 महीने के लिए जुड़ता है। अब आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। आपका एग्जाम अच्छा जाए, आप सबों का रिजल्ट हो, यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। जय श्री राम।